हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर जो वैकेंसी निकली है अग्निवीर की। ठीक है, ये अग्निवीर की जो रिक्वायरमेंट है फ़िरोज़पुर के लिए है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 16 फरवरी से 15 मार्च 2023 तक है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 अप्रैल 2023 रहेगा। एप्लीकेशन में आपको मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जो एप्लीकेशन है वो 2 फेज़ में रहेगा। पहले अग्निवीर का जो फर्स्ट फेज़ रहेगा जिसमें रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस होगा, और दूसरा होगा रिक्वायरमेंट रैली। तो पहले जो जो सी यानी कि CEE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पास करेगा उसी को सेकंड फेज़ में एंटर होने का मौका मिलेगा। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, सबसे पहले कैंडिडेट को लॉगिन करना है joinindianarmy.nic.in पर, और अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक करना है कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर एलिजिबल नहीं हो तो फिर आपको फॉर्म नहीं डालना है। अच्छा, अगर आप एलिजिबल हो तो फिर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है जो कि 16 फरवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2023 से लेकर आपके मार्च 2023 तक रहेगा। 16 फरवरी 2023 से लेकर जो आपका मार्च 2023 तक रहेगा। ठीक है, अब अपन अगर बात करते हैं आगे, जिसकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी वो 250 रुपये। कितनी? 250 रुपये पर कैंडिडेट की, 250 रुपये पर कैंडिडेट की रहेगी। प्लस बैंक चार्ज जो है वो आपका एक्स्ट्रा रहेगा, जो कि आप ये जो 3 तरीके हैं इन तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। UPI से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर कार्ड से कर सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि कैंडिडेट को जो फॉर्म भरना उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी। कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो डुप्लीकेट फॉर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि दोबारा नहीं डालना है। इनकम्प्लीट आधे अधूरे में फ़ॉर्म को नहीं छोड़ना है, और फॉर्म को भरते समय ध्यान रखना है कि उसमें कोई कमी ना रहे, ताकि आपका जो इनकम्प्लीट या कुछ भी ऐसा फॉर्म रहता है, डबल फॉर्म जो रहता है, तो उसमें क्या आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा आगे से। उसके बाद आपको अपनी एक्टिव ईमेल को देना है। किस ईमेल को देना है? एक्टिव। और मोबाइल नंबर भी एक्टिव। एक्टिव से मतलब है कि आपके चालू रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे बंद किए हो, आपको उसके पासवर्ड याद नहीं है, या फिर आप वो आईडी बंद हो चुकी है, मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, तो फिर आपको कोई अगर कम्युनिकेशन करना है, यानी आपसे उनको कोई सूचना देनी होगी तो कैसे देंगे। इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको जो अप्लाई करना है वो एक बार ही करना है, और वो आपकी रिस्पॉन्स रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो सेंटर होंगे वो 5 चूज़ करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम सेंटर आपको कितने चूज़ करने पड़ेंगे? 5 सेंटर, यानी 5 सेंटर करने पड़ेंगे। और जो एग्ज़ाम सेंटर वो अलॉट होगा आपकी फर्स्ट 3 चॉइस में। 5 करनी है आपको, पहली 3 चॉइस के बेस पर ही जितना रहता है कोशिश की जाती है कि आपको आपकी जो फर्स्ट 3 चॉइस में से आपको दिया जाए, लेकिन फिर भी आपको 5 चॉइस बननी होती है, ताकि कोई से भी अगर ये 3 चॉइस नहीं मिल पाती तो अगली 2 चॉइस बचती है उसमें से आपको दिया जा सके। और एक जो आपका रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर और डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट विल नॉट बी इंटरटेन, यानी कि उसे मतलब चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन अब बात करते हैं आपके अब अपन बात करते हैं कैंडिडेट को अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपका जो आधार नंबर है वो मैंडेटरी है, क्योंकि आधार नंबर से ही आपका वेरिफिकेशन होगा। यानी कि जो आपका आधार नंबर है उसमें जो डिटेल रहेगी वो आपकी 10th की मार्कशीट या अदर जो आपकी मार्कशीट है उस डिटेल से मैच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके उनमें डिफरेंस पाया जाएगा तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, यानी कि वो आपको पहले ही बाहर निकाल देगा। उसके बाद अगली अगर अपन बात करते हैं, लिंक प्रोवाइड किया जाएगा कैटेगरी वाइज, यानी कि आपने किस कैटेगरी का फॉर्म डाला है उस कैटेगरी के अनुसार आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो और अपीयर हो सकते हो किस तरीके से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में आपको टेस्ट देना है, तो वो आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा। और आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और
किस तरीके से अपीयर होना, अगर इस बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर दे सकूं। ठीक है, आप चाहो तो www.joinindianarmy.nic.in पर भी जाकर इस चीज़ के बारे में जान सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके बारे में वीडियो बना के दे दूँगा। उसके बाद अपन अगली बात करते हैं कि आपको जो कैंडिडेट है ना, उनको लेटेस्ट फ़ोटो क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ताकि जब एग्ज़ाम के टाइम पर आपको कोई मिसमैच ना हो, आपका जो फेस है वो क्लियर दिखाई दे और आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर बैठ सको। उसके बाद अगर अपन बात करते तो आपको आधार कार्ड साथ में लेके जाना है, क्योंकि आधार कार्ड ही आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह सब कुछ रहेगा। तो आपको जब भी सिलेक्शन टेस्ट होगा, जैसे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज या मेडिकल टेस्ट होगा, तो उसमें आपको अपना आधार कार्ड लेकर ही जाना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अग्निवीर के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी रहेगी, क्या रहेगी, अलग अलग कैटेगरी रहेगी। इन कैटेगरी में जैसे कि अपने पहली बात करते हैं अपन अग्निवीर की, तो अग्निवीर का जो जनरल ड्यूटी है, जिसमें ऑल आर्म्स आ जाते हैं, उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ जो रहता है कैंडिडेट का, वो रहेगा 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच रहना चाहिए। उसकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। उसका जो वेट होना चाहिए 52। 17 साल से 20 साल के लिए 63.6 kg रहना चाहिए, और 21 साल वालों के लिए 66.5 kg होना चाहिए। उनका जो चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए 77, और फुलाने के बाद कितना हो जाएगा आपका 82, क्योंकि 5 प्लस हो जाता है ना। तो और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास होना चाहिए, कोई 50% मार्क्स से, और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% उसका मार्क्स आना चाहिए। एज आपको बता ही दिए 17 से लेके 21 तक। अब उसके बाद अपन कैटेगरी बी की बात करते हैं, तो इसमें दूसरी कैटेगरी आती है अग्निवीर की टेक्निकल की। अब ये टेक्निकल जो है, इसमें भी एज तो वही रहेगी, यानी कि 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच की आपकी जो हाइट रहेगी वो भी 170 रहेगी। वेट वगैरह भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, चेस्ट भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके जो क्वालिफ़िकेशन की बात होती है, वो आपको 10th+2 होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब मेन चीज़ है साइंस स्ट्रीम की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए। इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट पे 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, या फिर आपको ITI से कोई जो टेक्निकल फील्ड है, उस फील्ड का कोई डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सब कुछ है। एज वही 17.5 से लेके 21 रहेगा। अब देखो यहाँ पे दिया है ITI का जो 2 साल का या फिर 3 साल का जो डिप्लोमा होता है, वो कौन कौन से हैं, ये सारे डिप्लोमा की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो इस लिस्ट के अनुसार आपका कोई सी भी ट्रेड का हो सकता है, उस ट्रेड का डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगली ट्रेड की। तो अगली कैटेगरी आती है आपकी सी, उसमें आता है क्लर्क, जो स्टोरेज कीपर होता है, स्टोर कीपर जिसे कह सकते हैं अपन। उसके लिए भी एज तो सेम है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच की। इसमें हाइट जो है वो आपकी सभी जगह पे वहाँ पे मांगा है 170, लेकिन यहाँ पे स्टोर कीपर के अंदर आपकी हाइट जो मांगी है 162 भी चलेगी। वेट भी आपका यहाँ पर कम हो चुका है, 17.5 से लेके 20 साल के लिए 57.7 kg का, और जो 21 साल के हैं उनके लिए 60.4 kg का। कम वेट भी, मिनिमम वेट कम से कम कितना होना चाहिए 47, यानी कि 47.2 kg कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो चेस्ट है वो तो सेम रहेगा। यहाँ पे देखो, अगर अपन इनकी जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। वो चाहे आर्ट्स का हो सकता है, कॉमर्स का हो सकता है, या साइंस का हो सकता है। उसके कम से कम 60% अंक आने चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक होना जरूरी है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है ये कि उसके जो 10th+2 यानी कि 12th के अंदर सभी सब्जेक्ट का एग्रीगेट कितना होना चाहिए 60% होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक उसके होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश जो होती है उसमें भी उसे 50% अंक उसके आने ज़रूरी है। ठीक है, या फिर उसके पास अदर मैथ्स हो, अकाउंटिंग हो, या बुक कीपिंग का उसके पास 12th
के साथ में मैंडेटरी है, यानी कि उसके पास बुक्स कीपिंग का रखने का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके पास मैथ्स या आपका अकाउंट का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आर्ट्स है तो भी। अब अपन बात करते हैं डी कैटेगरी की। इसमें आता है अग्निवीर ट्रेडमैन। ट्रेडमैन के अंदर अलग अलग ट्रेड होती है, तो उसमें देखो हाइट तो हाइट और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो इसके बीच मेन है ही है। वेट भी सेम उसी की तरह रहेगा, चेस्ट भी सेम रहेगा। यहाँ पे ओनली क्लास 10th पास होना चाहिए सिंपली, और कुछ भी नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट में उसके 33% अंक होना ज़रूरी है। वही 17.5 से 21 साल उसकी एज होनी चाहिए। और जो ये 10th पास था ट्रेडमैन का, अब ये है 10th पास ट्रेडमैन, 8th पास ट्रेडमैन है। इसमें हाई जो डेट ऑफ बर्थ जो बीच की होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच में, यानी सेम होनी चाहिए। हाइट भी 170 होनी चाहिए, वेट भी सेम है, और यहाँ पे चेस्ट भी सेम है। बस यहाँ पे अपन बात करते हैं तो क्या है कि 10th पास वाले में क्या था कि 10th पास होना चाहिए था, और जब 8th पास वाले में क्या है, 8th पास होना उसका ज़रूरी है। क्या है? 8th पास होना ज़रूरी है कि वो 8th पास होगा, जबकि 10th पास वाले में क्या था, 10th पास होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। इसमें जो एज है वो भी 17.5 से 21 साल रहेगी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अब अपन आगे बात करते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास्ड इन क्लास 10th एंड 12th एग्जाम बोर्ड एंड आर अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड दे फिल ऑल द QR सच एज कैंडिडेट हाउएवर शेल ओनली बी सिलेक्टेड व्हेन द। तो मेन चीज़ इसका मैं सीधा बता देता हूँ कि जो अभी 10th में चल रहा है, या 10th का एग्ज़ाम मतलब अपियरिंग है, या 12th के एग्ज़ाम के लिए अपियरिंग है, उनका रिज़ल्ट आने वाला है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी फर्स्ट फेज़ में उनका जो मार्कशीट होगी वो सेकंड फेज़ में होती है वैसे, तो सेकंड फेज़ जब तक होगा तब तक तो उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसकी मार्कशीट आ जाएगी, इसलिए वो फर्स्ट फेज़ को तो क्वालिफाई कर सकता है, फिर सेकंड फेज़ के लिए भी कर सकता है। सेकंड फेज़ में जैसे वो होता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो इंटरनेट वाली एक्सेप्टेबल। हाँ, ध्यान रखना कि हाँ, इंटरनेट की मार्कशीट की कॉपी नहीं चलेगी। ठीक है, इंटरनेट के मार्कशीट की कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल ही आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की बात आपको बताई थी मैंने। जो डेट ऑफ बर्थ है वो रहेगी 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच रहनी चाहिए। हाइट वेट सभी का मैंने अभी आपको बता दिया, बाकी फिर भी एक ये चार्ट है, आप चाहो तो इस चार्ट के अनुसार अपना हाइट, ठीक है, मिनिमम वेट जो है वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, इस चार्ट के आधार पर ये चार्ट दिया हुआ है, हर हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए इस चार्ट में आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद किसी के अंदर मतलब जैसे छूट दी जाती है, तो देखो जो सन होता है किसी सर्विसमैन का, या एक्स सर्विसमैन का है, या कोई जैसे कि युद्ध में किसी विधवा का है, या फिर कोई विधवा है किसी सर्विसमैन की, ठीक है, या फिर कोई विधवा का बेटा है किसी भी, ठीक है, तो उनके लिए 2 सेंटीमीटर हाइट में, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हाइट में, 2 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, 2 kg वेट में छूट दी जाएगी। अगर इसके अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी का कोई स्पोर्टमैन का है, तो उसके लिए 2 सेंटीमीटर हाइट में, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में, और 5 सेंटीमीटर वेट में उसे छूट दी जाएगी। ये उनके लिए फ़ायदा है। अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह से, तो स्पोर्ट्स वाले को ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, कहाँ कहाँ ड्यूटी क्या करना है, ट्रेनिंग रहेगी, लीव्स, हाँ, अगर छुट्टी की बात की जाए तो साल में उसे 30 छुट्टियाँ दी जाएगी। ठीक है, और जो सिक लीव्स होती है ना बीमारी की, वो मेडिकल बेस्ड रहेगी। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी में अगर बात की जाए तो उन्हें इंश्योरेंस वगैरह इंडियन आर्मी के द्वारा जो भी पीरियड में आपको जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो सारी प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, अगर आपकी जो 4 साल की जो मंथली इनकम की बात की जाए, तो आपकी जो इनकम का जो चार्ट है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें जो
दी हुई है, कितनी क्या आपकी इनकम रहेगी वो आपको इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा आपको स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब ऑनलाइन सी की बात कर ले तो वो एसएमएस आएगा आपको, एक मेल वगैरह आएगा रोल नंबर वगैरह का, पासवर्ड वगैरह उसमें ही प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो किसी को शेयर ना करे, वो आपके पास ही रखे। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ले जाना है आपको, जो कि कलर फ़ोटोग्राफ लेके जाना है, मतलब कलर एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसमें भी आपको जो क्या क्या फेज़ रहेगा, बायोमेट्रिक वगैरह रहेगी आपकी एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, ज़्यादा ये नहीं है क्या करना है क्या नहीं, तो नॉर्मल आप सभी को पता होता है। इसमें वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। सेकंड फेज़ में ध्यान रखना है आपका जो आपकी फ़िज़िकल वगैरह रहेगा उस चीज़ का, एडमिट कार्ड फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ वगैरह है